तो हेलो बउआ लोग, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। बढ़िया होना भी चाहिए, ठीक है। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है किसी को पिछली क्लास? रिकॉल करने की कोशिश करो अगर देखे हो तो। नहीं देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछली क्लास जाकर देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर, अकाउंट्स के प्लेलिस्ट में और बीएसटी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। चूँकि हर एक क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। वन बाय वन ही चल रहा है, ठीक है। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस में थोड़ा देखना ज़रूरी है। वैसे मैं जो बताऊंगा इस क्लास में भी समझ में तो आएगा, ठीक है, दिमाग में बैठ भी जाएगा। लेकिन चूँकि इससे पहले वाला नहीं पढ़े हो तो इसलिए तुमको और सभी चीज़ें जानने में दिक्कत होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल ये वाला क्लास देखो, ठीक है, और उसके बाद वो इसके पहले वाला क्लास देख लेना, ठीक है। तो ये हमारी 9th क्लास है अकाउंट्स की, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। बस हम लोगों ने बस एक ब्रीफ लिया था कि ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे काम करता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग में कितना इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़े थे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये सभी चीज़ें पढ़ी थी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये सभी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। इस क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ें जानेंगे, ठीक है। दी गई हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो छोटी चीज़ें बहुत काम की हैं, ठीक है। आपके भी काम की हैं, मेरे भी काम की हैं, ठीक है। ये हम लोग अपने दिनचर्या में, अभी अपने आसपास में, मार्केट में देखते हैं लोग, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं लोग इसके बारे में। ये सभी चीज़ें जानने लायक हैं, ठीक है, और मज़ेदार चीज़ें हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करें, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, तो आज का जो ये क्लास है, ये IFRS दिख रहा है तुमको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, IFRS, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। IAS मतलब इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल दो, सिस्टम बोल दो, ठीक है। और इसका मतलब IFRS का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये अलग अलग देशों में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्हीं सबको मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर बनाया गया है। और एक चीज़ तुम लोग शायद नहीं जानते होगे या फिर जानते भी होगे, 9th में पढ़े होगे, तो जो हमारा संविधान है वो भी ऐसे ही बना है, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो सहायता मिली, वो बाकी सभी देशों में क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बाकी सभी देशों के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, सिर्फ अच्छी बातों को ऐसे ले लिया गया, ठीक है। अच्छी बातों को पकड़ लिया गया और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करवा दिया गया, ठीक है। अब यही चीज़ें, अब देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है, ये हम लोग खुद में भी उतार सकते हैं, ठीक है। कि सीखना है, सबसे सीखना है, ठीक है। एक छोटा बच्चा भी तुम्हारा टीचर हो सकता है, एक बड़ा आदमी भी तुम्हारा टीचर हो सकता है, भले ही तुम्हारी एज 55 की हो, 60 की हो। तुम अगर 15 साल 16 साल के बच्चे हो, 15 साल 16 साल का के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हो, तो तुम भी अपने पापा को कुछ सिखा सकते हो और तुम्हारे पापा तो कुछ तुमको बहुत कुछ सिखा देंगे, ठीक है। तुम भी अपने दादाजी को कुछ सिखा सकते हो, तुम भी अपने चाचा को कुछ सिखा सकते हो, तुम भी अपने से बड़े को कुछ सिखा सकते हो, ठीक है। वो लोग भी तुमसे कुछ ना कुछ सीख लेंगे, ठीक है। तो टीचर कोई भी हो सकता है, मतलब शिक्षक, जो गुरु,
कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप क्या ग्रहण कर रहे हैं उससे। अब कोई अगर आपको कोई गलत चीज़ सिखा रहा है तो क्या गलत चीज़ सीखेंगे? अच्छी चीज़ें सीखेंगे। खराब आदमी से भी अच्छी चीज़ें निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन पावर हम लोगों में होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई गलत चीज़ भी कर रहा है या फिर गलत आदमी भी है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ है उसमें, तो उस चीज़ को हम अपनाएं, गलत चीज़ को ना अपनाएं, अच्छी चीज़ को अपना लें, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे यहाँ, इससे क्या कितना अच्छा चीज़ सीखने को मिल रहा है कि दूसरे को देखो, ठीक है, दूसरे से सीखो और उससे अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लो, उसको ऑब्ज़र्व करो, दूसरे किसी को ऑब्ज़र्व करो और उससे अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लो अपने में, ठीक है, और उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लो, उसको अपने आप में ढाल लो, ठीक है। तुम भी वो अच्छी चीज़ें करने लगो, वो अच्छाई तुम्हारे अंदर भी आ जाए, ठीक है। तो भाई गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई तुमको कुछ सिखा सकता है और तुम किसी को कुछ भी सिखा सकते हो, ठीक है। तुम अपने छोटे को सिखा सकते हो, तुम अपने से बड़े को सिखा सकते हो, ठीक है। तो सीखने की बस चाह होनी चाहिए, ठीक है, वो अंदर हंगर होनी चाहिए। तुमको भूख है, ठीक है, अब देखो तुमको भूख लगी है तो तुम कुछ भी खाओगे ना तो तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है, वो तुम्हारे अंदर लगेगा, वो खाना तुम्हारे शरीर में वो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो प्रोटीन तुम्हारे अंदर लगेगा, ठीक है। कोई बेनिफिशियल कोई विटामिन ले रहे हो तो वो जो विटामिन वो चीज़ ग्रहण किए हुए है वो तुम्हारे अंदर वो विटामिन आएगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर भूख ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो तुमको कितना भी ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो तुम नहीं खाओगे, और अगर खा भी लिए तो वो तुमको अच्छे से पचेगा नहीं, ठीक है, तुमको अच्छा फील नहीं होगा, उल्टी उल्टी टाइप में महसूस होगा, ठीक है, कुछ अजीब तबीयत खराब हो जाएगा। तो भूख होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो चीज़ तुमको अच्छी लगेगी, ठीक है। अब इसी तरह ज्ञान की भी, सीखने की भी चाह होनी चाहिए। मस्ती में सीखो, ठीक है, कोई तुमको पीट तो रहा नहीं है, कोई तुमको डांट तो रहा नहीं है, बस मस्ती में सीखो, बस सीखने की ललक रखो, ठीक है, सीखो, ज़्यादा सीखने की चाह रखो कि हाँ। अब आप थोड़ा चुप भी रहा करो, ठीक है, चुप रहोगे तो लोगों को ऑब्जर्व कर लोगे, कोई तुमको कुछ बता रहा है तो वहाँ पे अपना ज्ञान नहीं देना कि नहीं नहीं हम इतना जानते हैं, ठीक है, हम इनसे पढ़ते हैं, हम आदित्य सर से पढ़ते हैं, ठीक है, इतना नहीं ज्ञान देना है। जो कोई भी कुछ भी बता रहा है तो थोड़ा सुनो, ठीक है, सुनने की कोशिश करो, बी अ गुड लिसनर, ठीक है, जितना ज़्यादा तुम सुनोगे उतना ज़्यादा तुम ग्रहण करोगे, ठीक है, तुम उसको समझोगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, और किसी के बात से ही ना वो समझ में आ जाता है, तुमको अपने आप गट फीलिंग आने लगेगी कि ये आदमी सही कह रहा है गलत कर रहा है, ठीक है, तुमको खुद से अंदर से फीलिंग होने लगेगा कि अरे यार ये बड़ा गजब चीज़ बता दिया, ये तो मैं जानता ही नहीं था, दिमाग का ढक्कन खुल गया, ठीक है, ऐसे। तो इसलिए सुनो, ठीक है, सुनो और सीखने की ललक रखो। सुनने की अगर शक्ति हो जाए ना तो आदमी बहुत कुछ सीख लेगा, ठीक है। दूसरों की गलतियों से सीखना ही स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क मतलब खुद गलतियां करना और गलती करके बाद में खुद से सीखना। तो इससे अच्छा है स्मार्ट वर्क करें, कोई और गलती किया है तो उसको सुने, उससे बातें करें। अब वो कोई नेगेटिव चीज़ बोल रहा है तो अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। कोई पॉजिटिव चीज़ बोल रहा है लेकिन नेगेटिव भी बोला तो वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, तो उस दिशा में बार बार सोचना नहीं है, लेकिन उसको ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये सिचुएशन भी आ सकती है। तो इसलिए सुनो सबको, ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ें ऑब्ज़र्व करो। तो अच्छी चीज़ें लेने के लिए लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सीखने की ललक रखो और थोड़ा सुनने का शक्ति रखो, ठीक है। अच्छी चीज़ें बताया ना, लाइक कर देना, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। फालतू की चीज़ें नहीं, काम की चीज़ें जो तुम्हारे लायक है, ठीक है। अपन शॉर्ट्स बनाकर डाल देंगे या फिर वीडियो बनाकर डाल देंगे, छोटा वीडियो बनाकर डाल देंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। देखो अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो दूसरे देशों से ऑब्ज़र्व करके लिया गया है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS, ठीक है,
IFAS है कि IFRS? IFRS है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। IFRS ये फॉरेन की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फॉरेन की जो अकाउंटेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, वो सभी चीज़ें ले लिया गया है, ठीक है। अब चूंकि वो जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ हम ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों में तो भाषा का डिफरेंस होगा नहीं, हम जो लिखेंगे वो समझ लेंगे और वो जो लिखेंगे वो हम समझ लेंगे, ठीक है। वो जो अकाउंटिंग सिस्टम अपना रहे हैं वही चीज़ हम भी अपना रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वही चीज़ हम भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों में कोई डिस्पैरिटी नहीं आएगी, एक दूसरे में कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं उनका अच्छा है मेरा ख़राब है, मेरा जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है वो ख़राब है, उनका जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है अच्छा है, ठीक है। तो इससे कोई डिस्पैरिटी नहीं आएगी, बल्कि हम एक दूसरे का रिपोर्ट पढ़ पाएंगे, हमारा रिपोर्ट वो भी पढ़ पाएगा और उसका रिपोर्ट हम भी पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है फॉरेन में किसी कंपनी में, तो मैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लूँगा, अगर मैंने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है तो, मुझे अगर इस चीज़ का मालूम है तो, ठीक है। तो मैं उसका भी रिपोर्ट पढ़ लूँगा, और अगर उसने पढ़ा है तो मेरा भी ये पढ़ लेगा। अगर उसको मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे कोई इन्वेस्टर चाहिए, मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी से इन्वेस्ट करवा रहा हूँ खुद में, तो एक दूसरे का एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि बाबू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सही हो पाएगा, ठीक है। और एक दूसरे को अंडरस्टैंडेबल है, दोनों समझ सकते हैं उसको, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेबल है वो अंडरस्टैंडेबल भी है, ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल भी है, यानी समझने लायक है, समझे। तो सबसे बड़ा जो हमारा मेरिट है IFRS का, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। 2-3 बार बोलो, इसको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका अब ये हमारे इंडिया में ये दोनों चीज़ें एक है, ठीक है, जो उसमें है वही चीज़ें इसमें भी है, जो इसमें है वही चीज़ें उसमें भी है, तो दोनों को क्यों ना सेम कर दें, IAS इक्वल टू IFRS, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दें, तो जो चीज़ें उसमें लिखी हैं वही चीज़ें इसमें भी लिखी हैं। अब इसमें क्या लिखी हैं, ठीक है, अब देखो उसका पूरा एकदम 3 पैराग्राफ का लिखा हुआ है, ठीक है, उतना पढ़ोगे हैंग हो जाएगा, ठीक है, काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जो समझने लायक है, जो अभी सीखने लायक है, वो चीज़ें अपन लेके चलेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, जो अपने ऊपर बोझ बनाए। देखो अब बेनिफिट्स ऑफ कवरेज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ IFRS। देखो, ईजी एक्सेस टू ग्लोबल एंड इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, यानी ग्लोबल और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ग्लोबल मतलब क्या, पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे विदेश में, पूरे के पूरे पृथ्वी पे, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ईजी एक्सेस, यानी यहाँ की कंपनी कहीं की कंपनी से डील कर लेगी, कहीं की कंपनी में इन्वेस्ट कर लेगी, कहीं की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेगी, कहीं की कंपनी, कोई भी समझ पाएगा, किसी का रिपोर्ट हम पढ़ लेंगे और कोई भी हमारा रिपोर्ट पढ़ लेगा, किसी को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। एक्सचेंज ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होगा वो बहुत अच्छे से होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा, कोई किसी का रिपोर्ट हम समझ पाएंगे और कोई भी हमारा रिपोर्ट समझ पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो एकदम सेम है, सबका सेम है, मेरा भी सेम है, मैं भी उसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी उसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, ठीक है, IAS कहो या फिर IFRS कहो। अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी, यानी कौन कौन सी कंपनी पे कब कब ये अप्लाई हुआ, तो सबसे पहले कब अप्लाई हुआ, ये धीरे धीरे, एक बार में तो अप्लाई होगा नहीं, ठीक है, एक बार सभी कंपनीज को थोड़ी बोल देंगे कि नहीं तुम लोग अब ऐसे रिकॉर्ड करो, इसी सिस्टम में अब रिकॉर्ड करो, तो धीरे धीरे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चूँकि कोई भी लॉ होता है उसको एप्लीकेबल करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत उसको अपना नहीं पाता है सब कोई, ठीक है। तो देखो
यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन था इस IFRS का, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम का, तो पहला जो एप्लीकेबल था, ठीक है, पहले जो इसको अप्लाई किया गया, किस पे अप्लाई किया गया, जो इसको तुरंत शिफ्ट करने में, जो कोई अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजेक्शन को और उसको शिफ्ट करने में थोड़ा आसानी हो, और जो ज़रूरी है, ठीक है, जहाँ शिफ्ट ज़रूरी है, पहले ज़रूरी है जहाँ शिफ्ट, ठीक है, तो वहाँ पे पहले इसको अप्लाई किया गया, ठीक है, एप्लीकेबल कराया गया। तो पहला एप्लीकेशन है कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ NSE निफ्टी 50, ठीक है, अप्रैल 1, 2011, यानी 1 अप्रैल 2011 से, यानी अप्रैल यानी क्या, ध्यान रखना है, अप्रैल यानी फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग, कैलेंडर ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल इस साल का और नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर में ही कोई भी लॉ एप्लीकेबल होता है, तो कैलेंडर ईयर से एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर से ही एप्लीकेबल होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो वो भी उसी हिसाब से होता है। वो पर्सनल चीज़ें हैं कि कोई छोटी कंपनी है या फिर जो नहीं दिखाना चाहती है, या फिर कोई अपने इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से चल रही है कि नहीं मेरा 5 मई से स्टार्ट है तो 5 मई से हम रिकॉर्ड करेंगे और 5 मई को ही मेरा एंड होगा, ठीक है, इस साल के 5 मई से अगले साल के 5 मई को 1 साल होगा, वो अपना देखे, ठीक है, लेकिन उसको टैक्स तो उसी हिसाब से भरना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक टैक्स वाले थोड़े, गवर्नमेंट थोड़े छूट दे देगी, तुम अपने हिसाब से कर रहे हो करो, हमको इतने दिन का रिपोर्ट चाहिए तुम दो हमको, तो वो तो अपना फाइनेंशियल ईयर से चलेंगे, तुम अपना जिस तरह से चल रहे हो चलो, लेकिन अगर उनके अनुकूल चलोगे तो तुमको भी दिक्कत नहीं होगा। अब मान लो वो मान लिया, वो जैसे पूछ लिया या फिर मांग लिया तुमसे 1 अप्रैल से तुम हमको दो, ये 1 अप्रैल से तुम हमको 31 मार्च का रिपोर्ट दो, ठीक है, 3 साल का। अब तुम तो रिकॉर्ड कर रहे हो ऐसे 5 मई से 5 मई, ठीक है, 5 मई से 5 मई, 2-2 महीने के गैप लेकर चल रहे हो, ठीक है। अब 3 साल का तुमको पूछा तो अब तुमको एक एक महीना का अलग से तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अलग से तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसको छाँट का अलग करना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें फिर ट्रांजेक्शन कुछ मिसिंग है तो उसमें फिर करेक्ट करो, कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको फिर रिवर्स एंट्री मार कर उसको ओमिट करो, ओमिट मतलब हटा दो, ठीक है। इस अकाउंट्स में 11th में ही तुम लोगों को आगे चलकर पढ़ना है, ठीक है, ये एरर्स, अकाउंटिंग एरर्स, ठीक है, उसमें एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, इसीलिए इस सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन लोग पूरा एकदम रगड़ लेंगे अपने आप को ना, आगे चलकर एकदम भागते जाएंगे, ठीक है, छलांग पे छलांग लगेगा, ठीक है। पहले ये सभी चीज़ें जर्नल एंट्री तक एकदम आराम से पढ़ो, एकदम आराम से, ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से पढ़ो, ठीक है। और कोशिश करना जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे कोचिंग के दोस्त हैं, उनको भी शेयर कर दो, ठीक है, ताकि बेनिफिट से तुम अकेले क्यों लो, और कोई भी लो, ठीक है, मैं सबके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ NSE निफ्टी 50, companies which are part of BSE Sensex 30, companies whose share or other securities are listed on the stock exchange outside India, companies whether listed or not which have a net worth in excess of 1000 crore। अब इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी 50 क्या है, ठीक है, तुमको BST में तो आगे चलकर पढ़ना ही है, ठीक है, 12th में पढ़ना है। तुमको एक ब्रीफ देता हूँ, मार्केट देखे हो, मार्केट, एक मार्केट है, उस मार्केट में तुमको एक दुकान लेनी है, ठीक है, भाड़े पे लो या फिर खरीद कर लो। जब तुम दुकान ले लोगे, दुकान का एक नंबर मिलेगा, ठीक है। अब तुम उस दुकान में खरीद फरोख्त कर रहे हो, यानी अपना मार्केट तुम चला रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब यही चीज़ है NSE और BSE। NSE
NSE, ये क्या है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मतलब क्या? स्टॉक मतलब शेयर, स्टॉक मतलब ये माल पड़ा हुआ वो वाला नहीं, स्टॉक मतलब शेयर, ठीक है। शेयर मतलब हिस्सा, बिजनेस का हिस्सा, ठीक है। बिजनेस का हिस्सा यानी शेयर, और शेयर मतलब स्टॉक। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल यानी राष्ट्रीय, नेशनल यानी कोई गवर्नमेंट वाला चीज़ दिख रहा है तुमको, एकदम तोड़ तोड़ कर इसको समझो, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल यानी कोई सरकारी चीज़, ठीक है। नेशनल यानी सरकारी राष्ट्रीय चीज़। स्टॉक मतलब शेयर, स्टॉक मतलब शेयर, ठीक है। और एक्सचेंज मतलब, एक्सचेंज से समझ ही रहे हो, लेन देन, ठीक है। एक हाथ लो एक हाथ दो, एक हाथ लो एक हाथ दो, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब राष्ट्रीय हिस्सेदारी का लेन देन, ठीक है, का मार्केट है ये, ठीक है। इस मार्केट में कंपनी को अपना शेयर यानी अपनी सारी हिस्सेदारी उस पर रजिस्टर करनी पड़ती है, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद वो वहाँ से अपना खरीद बेच करवा सकता है। समझे? कुछ समझ में आया? कुछ भी? अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट तुमको दे दिया, ठीक है। आगे चलकर तुम लोग पढ़ोगे, लोड नहीं लेना है, ठीक है, एकदम आराम आराम से पढ़ना है। अब उसी तरह NSE के ही तरह BSE भी एक चीज़ है। BSE यानी BSE, BSE, BSC नहीं, BSE, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे, बॉम्बे मतलब मुंबई, पहले बॉम्बे बोला करता था वो, मुंबई। स्टॉक मतलब शेयर यानी हिस्सेदारी, और एक्सचेंज मतलब लेन देन। तो यानी बॉम्बे का मार्केट जो हिस्सेदारी का खरीद फरोख्त करवाने में ये मार्केट सहायता करता है, ठीक है। ये समझ में आया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो, निफ्टी 50 मतलब एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब क्या? अब सपोज करो तुम लोग का ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है या फिर कोचिंग का ग्रुप है, ठीक है। तुम लोगों को कोई नाम से बुलाता होगा, कोई ना कोई, ईगल ग्रुप, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, टाइगर ग्रुप, लायन ग्रुप, ठीक है। तुम लोग का 3 लोग 4 लोग दोस्त हो, ठीक है, तुम लोग अपना ग्रुप बनाकर, झुंड बनाकर चल रहे हो लोग, ठीक है। अब देखो, तुम लोग 3 जन हो और तीनों लोग एग्ज़ाम में फेल हो गए। होना मत, ठीक है, होना मत, मेरा नाम नहीं कटवाना है, ठीक है, मेरा नाक नहीं कटवाना, पास होना है, ठीक है। और पास नहीं, अच्छे नंबर से पास होना है, ठीक है। और समझते हुए, भेजे में नॉलेज लेकर पास होना है, ठीक है। ऐसे रट्टा मार के नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं, भेजे में नॉलेज हो कि कोई पूछे ना तो हाँ बोलिए पढ़ के पास हुए हैं, पढ़ के, ठीक है, गर्व से बोलना है, ठीक है। देखो तुम लोग 3 लोग हो, ठीक है, 3 दोस्त हो और तीनों दोस्त एक दूसरे को, अब तीनों दोस्त तो फेल हो गए, ठीक है। तीनों दोस्त फेल होने के बाद पूरे स्कूल में मालूम पड़ा, अब तुम लोगों का कोई राइवल ग्रुप है, ठीक है। तुम लोग सपोज करो ईगल ग्रुप हो, ठीक है, और तुम लोगों का लायन ग्रुप है, ठीक है, कोई अपोजिशन है, वो लायन ग्रुप है। और लायन ग्रुप और ये ईगल ग्रुप, ये दोनों मिलकर, अब ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, और ये जो लायन ग्रुप है ये फर्स्ट आ गया और ये तुम लोग फेल हो गए। तो यानी क्या बोलेगा लोग, ये जो लायन ग्रुप बोलेगा कि अरे यार ईगल ग्रुप का तो धज्जी उड़ गया, ठीक है, ईगल ग्रुप का धज्जी उड़ गया। तो ये ईगल क्या है, ईगल ग्रुप क्या है, ये तुम्हारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये तुम तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। और तुम तीनों इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। ईगल ग्रुप यानी तुम तीनों, और तुम तीनों यानी ईगल ग्रुप, ठीक है। तुम में से कोई एक अकेला भी जाएगा ना तो लोग बोलेगा कि अरे यार वो ईगल ग्रुप का है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग भी अपना गिरोह बना कर रखे होगे, किसी को परेशान करने के लिए, मारने के लिए, कोई तुमको छू दिया, तुमको बोल दिया, तो
हाँ भाई आजा, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग भी ग्रुप बनाए होगे। तो उसी तरह तुम लोग उस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हो और वो ग्रुप तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, तुम उसके नाम से जाने जाते हो और वो तुम्हारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब यही जो ग्रुप जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है वही तुम्हारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब तुम फेल हो गए तो यानी ईगल ग्रुप फेल हुआ, ठीक है। तुम फेल हो गए तो ईगल ग्रुप फेल हुआ, और तुम पास हो गए तो ईगल ग्रुप पास होगा। तो उसी तरह से कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में बता देना, ठीक है। और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखो अब इसी तरह निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं टॉप क्लास की, ठीक है, टॉप क्लास की। तो अब तुम लोगों का जो ग्रुप है उसमें एक भी फेल हुआ तो नाम होगा कि अरे यार ईगल ग्रुप वाला फेल हो गया, ठीक है। और तुम में से वैसे ही सब कोई पास हुआ लेकिन कोई एक फर्स्ट आ गया, फिर अच्छे रैंक से पास हो गया, तो यानी ईगल ग्रुप यार आया, उसका नंबर आया है, ठीक है। तो तुम्हारे ग्रुप का जो डाउनफॉल है तुम्हारा, तो वो तुम्हारे ग्रुप पे इफ़ेक्ट करेगा, और तुम्हारा जो क्या बोलते हैं सक्सेस है वो तुम्हारे ग्रुप पे, जो तुम्हारा इंडेक्स है उस पर अफेक्ट करेगा। तो सक्सेस और डाउनफॉल दोनों तुम्हारे ग्रुप को अफेक्ट करेगा, तुम्हारे इंडेक्स को अफेक्ट करेगा। तो इसी तरह निफ्टी 50 में यही हिसाब चलेगा कि 50 कंपनियां हैं टॉप क्लास की, ठीक है। अब उसमें अगर कोई कंपनी लॉस में जाती है तो निफ्टी भी लॉस में जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा। और कोई कंपनी अच्छी कर रही है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। ब्रॉडर आइडिया हो गया। और उसी तरह बीएससी यानी उसमें 30 कंपनी होती है टॉप की, ठीक है, इंडिया की टॉप की 30 कंपनी बीएससी में। और एनएससी में निफ्टी 50 जो इंडेक्स है इसकी 50 कंपनी होती है। फिर निफ्टी 100 आता है, निफ्टी 300 आता है, निफ्टी 200 आता है, निफ्टी 500 आता है, ठीक है। तो उसमें जितना 100 जुड़ा, जितना अंक जुड़ा उतना यानी कंपनी, उतना टॉप क्लास की कंपनी, ठीक है। इसका आइडिया हो गया, ठीक है। अब बस मैंने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया है तुमको, बस एक अंदाज़ा दे दिया तुमको, आगे चलकर तुमको खुद डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी उतना लोड मत लेना, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतना अच्छे से समझा दिया कि समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने का नहीं, ठीक है। अब ये जो है कंपनीज हु शेयर और अदर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया मतलब अब जैसे मैंने बताया कि अपनी शेयर को इस पे लिस्ट करना पड़ेगा, इस मार्केट पे लिस्ट करना पड़ेगा। अपनी हिस्सेदारी, आपके पास कितनी हिस्सेदारी टोटल है उसको लिस्ट करोगे तब ना वहाँ से बेचोगे। अब यानी पहले माल लाओगे तब ना पहले दुकान में माल आएगा तब ना दुकान से बिकेगा, ठीक है। तो अब जो कंपनी अपने मार्केट में नहीं, इंडिया के मार्केट में नहीं, किसी और मार्केट में इस रह रहे हो यहाँ और इस एरिया में ना दुकान खोलकर किसी और एरिया में जाकर दुकान खोले, ठीक है, किसी और मार्केट में दुकान खोले, तो किसी और मार्केट में जाकर अपना लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि अरे अरे यार यहाँ पे हम इस चीज़ का धंधा करें, यहाँ पे कस्टमर ही नहीं है, वहाँ पे चलो वहाँ पे कस्टमर है, ठीक है, वहाँ से हम उठा लेंगे पैसा। तो उसी तरह ये कंपनी यहाँ पे न खोलकर यहाँ पे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्ट होकर वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, ठीक है, दूसरे मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। दूसरा मार्केट कहाँ है? अब इंडिया का 2 बड़ा मार्केट है, बीएससी और एनएससी। ये उसके बाद एक बड़ा मार्केट कहाँ है? तो फॉरेन ही होगा, यूएस मार्केट होगा या फिर चाइना मार्केट होगा, जापान मार्केट होगा या फिर कोई और होगा, ठीक है, यूके मार्केट होगा, ठीक है, यूके स्टॉक एक्सचेंज होगा, यूएसए स्टॉक एक्सचेंज होगा, ठीक है। दलाल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट तो हमारे यहाँ होता है, बॉम्बे में है। वॉल स्ट्रीट वो यूएसए का है, ठीक है, यूएसए में है। तो देखो वो कंपनी भी इसमें आएगी, उस पर भी ये रूल एप्लीकेबल होगा कि है कंपनी इंडिया का लेकिन लिस्ट किया है वहाँ पे, तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। कहेंगे बाबू तुम वहाँ पे भी अपना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की हो अपने आप को, तो वहाँ का ना आदमी तुमको इन्वेस्ट करेगा, तुमको पैसा देगा, तुम्हारा हिस्सेदारी खरीदेगा, तुम्हारा हिस्सेदारी ऐसे ही खरीद ले बिना तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के, हवा में तीर छोड़े। तो वो समझ रहा है इंग्लिश, तुम बोल रहे हो भोजपुरी में, तुम बोल रहे हो गुजराती में, तुम बोल रहे हो मराठी में, ठीक है।
तो उसके हिसाब से तो वो समझेगा, तो तुम मराठी में लिख कर अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करोगे नहीं। तो इसलिए वहाँ वाला वो जो समझ रहा है वो वाला स्टैंडर्ड तुम मेंटेन करो ना, मेंटेन करना पड़ेगा उसको, तो वो वाला मेंटेन करेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट विच हैव अ नेटवर्थ इन एक्सेस ऑफ 1000 करोड़, यानी एक कंपनी, नेटवर्थ कैसे बनती है, कितने आपके पास एसेट लायबिलिटी समझे हो, ठीक है, कितने आपके पास एसेट हैं, ठीक है। अब एसेट हैं, अब एसेट जो नहीं रहेगा तो इन्वेंट्री है, ठीक है, ये सभी चीज़ें, प्रॉपर्टी कितनी है आपके बिजनेस के नाम पे, ये सभी चीज़ों को जोड़ दो, ठीक है, सभी चीज़ों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद लायबिलिटी में से घटा दो, इसमें से लायबिलिटी घटा दो, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी नेट वर्थ, ठीक है, असली नेट वर्थ, ठीक है। और नॉर्मल वर्थ हो गई तो तुम्हारा लायबिलिटी भी उसी में शामिल है, सबको जोड़ते जाओ तुम्हारे पास कितना है, ठीक है, और जो उसमें से लायबिलिटी घटा दी तो तुम्हारी नेट वर्थ हो गई, ठीक है। ये तुम्हारी ग्रोस वर्थ है और नेट वर्थ, ये दो वर्ड है, तुमको आगे चलकर काम आएगा, ठीक है। नेट यानी उसमें से खर्च घटाकर, खर्च यानी लायबिलिटी घटाकर, ठीक है, और ग्रॉस माने सबको मिलाकर, ग्रॉस, ग्रॉस GROSS, GROSS, ठीक है। तो ग्रॉस जो है, ग्रॉस मतलब सबको मिलाकर, और नेट जो है यानी उसमें से खर्च घटाकर या फिर लायबिलिटी घटाकर, ठीक है। अब कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट हैविंग अ नेट वर्थ एक्सीडिंग 500 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 1000 करोड़। अब इसमें 1000 करोड़ का जो कंपनी उससे ज़्यादा का नेटवर्थ रखती है, यानी उसके पास उतना इन्वेंट्री है, उतना साल भर में उतना बिजनेस करती है, ठीक है, या फिर उसके पास उतने का एसेट है 1000 करोड़ से ज़्यादा, तो वो 2011 में ही उसके पास एप्लीकेबल ये हो गया था, उसको ये IFRS सिस्टम एप्लीकेबल था, इसी हिसाब से अकाउंटिंग करनी थी, ठीक है। और ये जो कंपनीज 500 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ रखती हैं और 1000 करोड़ से कम की, यानी 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में उनका जो नेटवर्थ है, उन सभी पे ये एप्लीकेबल था 1 अप्रैल 2013 में, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी विच हैव अ नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और लेस दैन, ठीक है। अब जो कंपनी 500 करोड़ के नीचे आती हैं, 500 करोड़ के नीचे, वो सभी कंपनीज़ को 1 अप्रैल 2014 से ये एप्लीकेबल था, ठीक है। कंपनीज़ एक्ट कब आया था, तो तुम लोगों को एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दे दूं, कंपनीज़ एक्ट 2013 में आया था, ठीक है, डेट अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनीज़ पे कब एप्लीकेबल था, तो 1 अप्रैल 2012 में है, यानी जब निफ्टी 50 वाले कंपनीज़ पे एप्लीकेबल हुआ, उसके जस्ट बाद, 1 साल बाद, ये इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी रखना पड़ा, ठीक है, ये फॉलो करना पड़ा, ठीक है। अब देखो, बैंकिंग कंपनीज, ऑल शेड्यूल्ड commercial banks and those urban cooperative banks which have a net worth in excess of 300 crores, यानी वो हर एक कंपनी, वो हर एक बैंक और कमर्शियल बैंक, अर्बन बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक जिसके अंदर बैंक लग रहा है, ठीक है। बैंक यानी है, बैंक का डेफिनेशन क्या हुआ, बैंक किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बैंक कब कहेंगे, बैंक का फंक्शन क्या होता है, तुम लोग देखे होगे। बैंक क्या करती है, पैसे देती है और पैसे लेती है, ठीक है, डिपॉजिट भी लेती है और लोन भी देती है, ठीक है, बैंक। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी पैसे की लेन देन करने वाली जो संस्था है, उसको बैंक कब कहा जाएगा, जब वो डिपॉजिट भी लेगी और लोन भी देगी। सिर्फ लोन देगी तो नहीं, वो डिपॉजिट भी ले रही है तो ही उसको बैंक कहा जाएगा, ठीक है। बैंक के दायरे में तभी आएगी जब वो डिपॉजिट लेगी और लोन देगी, ठीक है। सिर्फ लोन दे रही है तो वो बैंक नहीं कहलाएगी, ठीक है।
तो हर एक कोऑपरेटिव बैंक, हर एक कॉमर्शियल बैंक या फिर कोई भी अर्बन रूरल बैंक जिसका नेटवर्थ 300 करोड़ से ज़्यादा है, उस पर 1 अप्रैल 2013 में एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विच हैव अ नेटवर्थ इन एक्सेस ऑफ 200 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 300, यानी 200 से 300 के बीच में जिनका नेटवर्थ है वो 1 अप्रैल 2014 से इन पे एप्लीकेबल था, ठीक है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये क्या है? NBFC, ये क्या है? NBFC क्या है? NBFC क्या है? नाम सुने होंगे या फिर आगे चलकर सुनोगे, तुमको भी आइडिया नहीं होगा। मुझे खुद 3 साल पहले तक आइडिया नहीं था ये NBFC क्या है, क्योंकि हम लोगों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया भाई, ऐसे ही डायरेक्ट जर्नल एंट्री पे कूदा दिए सर, ठीक है। ये सब का कुछ आइडिया नहीं था कि ये आगे होता क्यों है, क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये कुछ आइडिया नहीं था। हम लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था, और इतना ये ज़रूरी है हमको आगे जब पढ़े, आगे जब हमको दिक्कतें आईं और तब हम खुद से सेल्फ स्टडी किए, तब हमको समझ में आया। और बड़े बड़े टीचर्स का जब हम लोग CA में घुसे, ठीक है, तो बड़े बड़े टीचर्स का जब हम लोगों ने क्लास लेक्चर अटेंड किया तो उसमें जाकर मालूम पड़ा कि ये सभी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, ठीक है। हम लोगों को डायरेक्ट सर बोलते थे कि तुम लोगों को 11th-12th में नहीं पढ़ाया गया ये। अब हम लोग ऐसे क्या करोगे भाई, कुछ कर पाओगे ना? तो उसी तरह तो NBFC क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक का मैंने डेफिनेशन बता दिया, डिपॉजिट भी ले, लोन भी दे। और नॉन बैंकिंग यानी बैंक वाला काम है ना करे, खाली लोन दे, खाली कंपनीज में पैसे लगाए, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए, ठीक है, लोगों का कंपनीज का शेयर खरीदे, उसमें हिस्सेदारी दे, कंपनीज को फंड करे, लोगों को लोन दे, ठीक है। बैंक वाला कोई काम ना करे, यानी डिपॉजिट ना ले और लोन किसी को ना दे। मतलब बैंक यानी डिपॉजिट, सबसे बड़ा चीज़ है डिपॉजिट लेना बैंक का, ठीक है। NBFC क्या करेगा? कहीं से फंडिंग उठाएगा, किसी इन्वेस्टर को लाएगा और वही पैसे को किसी कंपनी में लगाएगा, तो यानी मिडिल मैन का एक तरह से काम करेगा, ठीक है। और बैंक क्या करता है? तुमसे डिपॉजिट लेता है, ठीक है, और तुम्हारे पैसे को किसी और को देता है, या फिर कहीं कंपनी में लगाना हो तो लगाता है, ठीक है। तुमसे पैसे लेता है, कहीं लगाता है, अपने पास से कुछ नहीं करता है। और NBFC किसी इन्वेस्टर को लाएगा, बड़े मोटे इन्वेस्टर को, ठीक है, जिसके पास खूब ढेर सारा पैसा होगा, और उसको इन्वेस्टर बनाकर लाएगा, और तब उसी का पैसा कहीं लगेगा। उसका कस्टमर ज़्यादा नहीं होता है, मतलब क्या बोलते हैं, उसका जो इन्वेस्टर होता है, जो उसको फंड करता है, वो ज़्यादा नहीं होते हैं, बस 5, 6, 10 बस इतने ही इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। और वही पैसा वो और जगह लगाएगा, या फिर इंश्योरेंस खोल देगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। इंश्योरेंस वाला मैंने बोला था ना, किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, अभी उतना लोड नहीं लेने का, ठीक है। चलो, NBFC मतलब जो ऐसे काम न करे, ठीक है, बैंक वाला काम न करे, ठीक है। अब इसको कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ NSE Nifty 50 2013 में इसको एप्लीकेबल कर दिया है। और कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ BSE सेंसेक्स 30 उनको भी 1 अप्रैल 2013। और कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट विच हैव अ नेटवर्थ इन एक्सेस ऑफ 1000 करोड़, यानी 1000 करोड़ से ज़्यादा की जो नेटवर्थ रखती है उसको 1 अप्रैल 2014। और इसी में आ जाएगी ऑल लिस्टेड NBFC and those unlisted NBFC which do not fall in the above category and which have a net worth in excess of 500 करोड़, यानी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती है, लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, 500 करोड़ से ज़्यादा की अगर नेटवर्थ रख रही है तो बाबू तुम पे भी एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 से तुम पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलो, अब ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये ऐसे मत रीड कर लेना, ठीक है। अभी तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है, अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा ये है क्या, क्यों होता है, ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस ये कुछ चीज़ें हैं कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर किस में लिखा हुआ है, ये बस तुम लोगों को समझ में आएगा तो आएगा, ठीक है। ये बस रट लेना, रटना होगा तो रट लेना, ठीक है। इसका अभी तत्काल में तो कोई काम नहीं है, लेकिन आगे चलकर तुमको थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। लॉ का चैप्टर पढ़ोगे ना, जैसे इसमें CA फाउंडेशन में जाओगे तो लॉ का चैप्टर पढ़ोगे, उसमें तुमको काम आएगा, लेकिन ये सभी चीज़ें जाननी चाहिए, ठीक है।
तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 40 मिनट की अपन वीडियो बन गई है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। रीड जरूर करना है, मैं जितना कंप्लीट कराते जा रहा हूँ उसको एक बार ज़रूर घर पे जाकर रीड करो। रीड करने के बाद उसको नोट्स अपना प्रिपेयर करो। नोट्स प्रिपेयर हो जाए बहुत बढ़िया, सो जाना, ठीक है। मूवी देखना, खेलना, ठीक है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, तुम में से किसी को भी बैंक की तैयारी या फिर कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी करनी है तो अभी से लग जाओ, ठीक है। आगे चलकर कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलकर जिम्मेदारियां और बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी से लग जाओ, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, रीड करना है रीड करो, नोट्स बनाना है नोट्स बनाओ। ये तुम्हारा जो काम है ये 3 से 4 घंटे के अंदर हो जाएगा। उसके बाद से ज़्यादा फोकस दो उस पर, ठीक है। 18 साल के जब हो जाओगे तो एलिजिबल हो जाओगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो जिसको भी गवर्नमेंट जॉब अगर करनी है तो अभी से लग जाओ, ठीक है। अभी से क्लासेस ले लो, कहीं से भी लो, ठीक है। अभी से ले लो। ऑनलाइन ज़्यादातर कोशिश करो कि ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है। ऑनलाइन में तुमको एज मिलता है, ठीक है। तुम्हारा टाइम बचता है, जाने आने का टाइम बचता है, ठीक है। तुम कंफर्टेबल होते हो और ज़्यादा तुमको खुद के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, ठीक है। ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ना मत, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और कोशिश करो लाइव क्लासेस फ़िलहाल लेने के लिए, बाद में आगे चलकर तुम रिकॉर्डेड लो, लेकिन कोशिश करना लाइव क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। चलो